हेलो नमस्कार, मैं रतन सिंह पायल आप सभी का जनरल साइंस के लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा दर्पण यानी मिरर होगा। मिरर के लिए जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि मिरर बनाते टाइम पॉलिश किसकी करते हैं। तो पॉलिश करने के क्वेश्चन के लिए आपका बार बार पढ़ा हुआ है कि रजत की पॉलिश करते हैं। रजत यानी चांदी की पॉलिश करते हैं, या फिर आपके लिखा आ सकता है कि पारे की पॉलिश करते हैं। कांच के ऊपर रजत की पॉलिश कर दिया, पारे की पॉलिश कर दिया, या फिर एक ये भी लिखा आ सकता है किस लवण की पॉलिश करते हैं। तो आप लिखते हो AgNO3 लवण की पॉलिश करते हैं। या फिर आपके लिखा आ सकता है रेड ऑक्साइड की पॉलिश करते हैं, रेड ऑक्साइड की पॉलिश करते हैं। ये जो पॉलिश है ये परावर्तक सतह का कार्य करती है। कौन सी सतह का कार्य करती है? परावर्तक सतह का कार्य करती है। इसमें मुख्यतः आपने याद किया कि इसमें पॉलिश किसकी है? रजत की पॉलिश है। ये मेरे हिसाब से आपने 100% कन्फर्म आपने याद कर लिया। दूसरा जो क्वेश्चन ये बनता है कि जब दर्पण है, दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इमेज बनती है, तो इमेज प्रकाश की किस घटना के द्वारा बनती है? तो आपका खूब पढ़ा हुआ है कि किस कोई दर्पण है प्रकाश को परावर्तित करता है, इस प्रकार से पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो इमेज का निर्माण है, प्रतिबिंब का बनना है, वो किसके द्वारा बनता है? प्रतिबिंब बनता है परावर्तन के द्वारा। परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। फिर बाद में एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा परावर्तन का टॉपिक है लेकिन इसमें बता देता हूं कि परावर्तन का जो नियम है, जिसमें आप पढ़ते हो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये परावर्तन के जो नियम हैं वो सभी प्रकार के पृष्ठों पर लागू होते हैं। यहाँ सभी पृष्ठों से मतलब है कि परावर्तन के नियम चिकने पृष्ठों पर भी लागू होते हैं और खुरदरे पृष्ठों पर भी लागू होते हैं। जब प्रकाश की किरण चिकने पृष्ठ से परावर्तित होती है तो वो परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए नियमित परावर्तन होना आवश्यक है। जब प्रकाश का परावर्तन एक खुरदरे पृष्ठ से होता है तो वो परावर्तन आपका अनियमित कहलाता है या फिर विसरित परावर्तन कहलाता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा गौर किया हो तो मैंने परावर्तन के दो भाग कर दिए। एक तो कर दिया कौन सा? नियमित, और दूसरा भाग कर दिया मैंने अनियमित। और अनियमित को ही क्या बोलते हैं? विसरित। क्या बोलते हैं? विसरित। ठीक बात है। इसमें देखो ध्यान देने वाली बात है कि नियमित परावर्तन के द्वारा आपके क्या बनते हैं? दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक बात है ना। फिर बाद में बात आती है तो इसका भी कोई एक उपयोग है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है या बहुत बार आते हैं कि जो कोई पेड़ है उस पेड़ के नीचे छाया होती है, प्रकाश सीधा नहीं पहुंचता, लेकिन पेड़ के नीचे अंधेरा नहीं होता है। या फिर ऐसे मैं बोलूं कि कोई जैसे रूम है, रूम के अंदर जो सूर्य की किरणें वो सीधी नहीं जा रही, लेकिन फिर भी दिन के अंदर रूम में अंधेरा नहीं होता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो आप बोलोगे विसरित परावर्तन। तो आप मैं क्या बोलूं कि जो कमरा है उस कमरे में छाया नहीं होती, उस छाया नहीं होने का कारण क्या है? विसरित परावर्तन है। या फिर मैं ये बोलूं दिन के अंदर कमरे में अंधेरा नहीं होता है या फिर उसमें प्रकाश पहुंचता है, वो किस विधि के द्वारा पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है? तो आप बोलते हो विसरित परावर्तन के द्वारा पहुंचता है। यहाँ पर देखो आपने 2-3 क्वेश्चन कौन से सीखे, एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। कांच पर किसकी पॉलिश करके आप दर्पण बनाते हो? रजत की पॉलिश करके। मुख्यतः यही आता है। ये रजत की पॉलिश है। AgNO3 की पॉलिश जो है, रेड ऑक्साइड की जो पॉलिश है, ये क्या कार्य करती है? परावर्तक सतह का कार्य करती है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो किस घटना के द्वारा बनता है? तो आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोलोगे तो बोलोगे परावर्तन के द्वारा बनता है। फिर बाद में मैंने बात कर दी कि परावर्तन तो 2 प्रकार का होता है, और फिर मैंने ये बताया कि सभी प्रकार के परावर्तन जो हैं वो परावर्तन के नियमों की पालना करते हैं। परावर्तन 2 प्रकार के कौन से बताए? एक तो नियमित और एक अनियमित परावर्तन। फिर मैंने ये बताया कि जो नियमित परावर्तन है ये क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। और ये जो अनियमित या फिर विसरित परावर्तन है, इसका मैंने एक क्वेश्चन ये बताया था कि आपसे पूछा जाए पेड़ के नीचे छाया के अंदर अंधेरा नहीं होता है, वहाँ पर प्रकाश किस प्रकार से पहुँचता है? तो आप ये बोलोगे कि प्रकाश है वो धूल के कणों से टकरा के विसरित परावर्तन करता है और उस विसरित परावर्तन के द्वारा ही छाया वाले भाग में प्रकाश पहुँच पाता है। तो ये बात आपने सीख ली। अब देखो
अपन आगे बात करते हैं कि दर्पण मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के, एक तो समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण होता है। तो पहले अपन बात करेंगे समतल या फिर प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण या फिर आपने क्या बताया, प्लेन मिरर। इसके लिए वही सीधी सी बात है, आपकी कांच की एक समतल प्लेट है, उस कांच की समतल प्लेट के एक और आप क्या करते हो, एक और ये पॉलिश कर दी। पॉलिश किसकी सबको मालूम है, अगर इधर पॉलिश कर रखी है आपने इस साइड में तो व्यक्ति इधर खड़ा होगा। अगर माना कि ये व्यक्ति इससे 2 मीटर दूरी पे खड़ा है या x मीटर दूरी पे खड़ा है तो प्रतिबिंब भी आपका इधर बनेगा और कितनी दूरी पे बनेगा, x मीटर दूरी पर ही बनेगा। यानी आपने पहली लाइन में ये सीखा कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो समान दूरी पे बनता है। बिंब और प्रतिबिंब दोनों की दूरी क्या होती है, समान होती है। दूसरी बात आपने ये सीखी कि जितना प्रतिबिंब होता है, जितना बिंब होता है उतना ही क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। यानी बिंब और प्रतिबिंब दोनों का आकार क्या होता है, समान होता है। फिर दूसरी बात देखो, अगली बात आप सीखो, यहाँ पर इस बिंब का सिर ऊपर की ओर है, इधर भी इसका सिर किधर होगा, ऊपर की ओर ही होगा। तो ये आपका क्या होगा, सीधा। क्या हो गया, सीधा। और सीधे का जोड़ा हमेशा किससे रखते हैं, आभासी से रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप तैयार करो। देखो पहला क्वेश्चन आपने ये तैयार किया कि समतल दर्पण के द्वारा एक तो आभासी यानी वर्चुअल प्रतिबिंब बनता है, फिर बाद में आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। फिर बाद में तीसरी बात आपने सीखी कि वो बराबर का होता है। अगर बराबर का मतलब है कि 6 फीट का बिंब है तो प्रतिबिंब भी 6 फीट का ही होगा। फिर एक बात जो मैंने नहीं बताई वो है पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा, और पार्श्व उल्टे का अर्थ है कि आपका जो दायां और बायां क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन आपने याद कर लिया ढंग से। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, किसी समतल दर्पण के द्वारा पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण का आकार क्या होना चाहिए। तो देखो अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो दर्पण कम से कम 3 फुट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 फुट का होना चाहिए। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है, क्या बताया मैंने, संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम आधा होना चाहिए, कम से कम आधा होना चाहिए। क्या मतलब निकाला इसका आपने, जैसे मैंने यहां पर बात की कि अगर आपकी हाइट 6 फीट की है तो आपका जो दर्पण है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 3 फुट का होना चाहिए, तभी आपका पूरा शरीर दिखाई देगा आपको। ठीक है। तीसरी जो बात आपने ये सीखी या अपन सीखेंगे कि इसमें देखो अगर कोई व्यक्ति, ये बात कोई क्वेश्चन आए तो आप देख लेना कि जितनी दूरी पे बिंब होता है उतनी दूरी पे क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ये भी याद होगा सबके। तीसरा बात ये बनती है, अगर आपका बिंब v वेग से गति करे तो प्रतिबिंब जो है वो 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। इसको आप ऐसे समझो कि ये कोई आदमी है, ये सपोज करो इधर v वेग से जाएगा तो इसको क्या लगता है कि ये इधर 2v वेग से आ रहा है। कितने वेग से आ रहा है, 2v वेग से। अगर विद डायरेक्शन बात करूं तो अगर v को अगर मैं पॉजिटिव लिखता हूं तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव लिखना पड़ेगा। अगर संख्या में अगर मैं बात करता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई समतल दर्पण है, उसके सामने कोई व्यक्ति 100 की स्पीड से दौड़ रहा है तो आप ये कहोगे कि प्रतिबिंब है वो 200 की स्पीड से विपरीत दिशा में दौड़ता है। इसके बाद में एक चौथा क्वेश्चन ये बनता बढ़िया सा, अगर आप दर्पण को, ये कोई दर्पण है आपका, इस पर आपने प्रकाश डाला और इससे प्रकाश परावर्तित होकर यूं जाएगा। अगर आप दर्पण को थीटा कोण घुमा देते हो, थीटा की जगह पर आपको कोई संख्या मिलेगी, जैसे 10 दे दिया, 20 दे दिया, जो भी। अगर दर्पण को थीटा कोण घुमा देते हो तो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा घूम जाती है। तो चौथा क्या बताया, अगर दर्पण को आपने कितना घुमाया, थीटा कोण घुमाया, तो आपका जो परावर्तित किरण है वो कितनी घूमेगी, तो आप ये बताओगे 2 थीटा घूमेगी। अगर संख्या आती है जैसे मान लो दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया तो परावर्तित किरण है वो कितनी घूम जाएगी, 2 थीटा घूम जाएगी।
फिर बाद में एक बढ़िया सा क्वेश्चन और सीखना चाहो तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन है। यहां पर मैंने नंबर 3 में क्या बात की थी कि व्यक्ति इधर जा रहा है या फिर इधर आ रहा है, चाहे इधर जाए चाहे इधर आए, इसको क्या लगता है कि प्रतिबिंब है वो डबल वेग से चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है। लेकिन अब की बार मैं बोल रहा हूं कि इसको बिंब को चेंज नहीं किया, आपने दर्पण को चेंज कर दिया। दर्पण को अगर वी वेग से गति करवाते हो, किसको गति करवा रहा हूं, दर्पण को अगर वी वेग से गति करवा दूं तो जो प्रतिबिंब है वो भी उसी दिशा में वी वेग से गति करेगा। ध्यान रहे, यहां पर गति किसको करवाया है, दर्पण को। यहां पर गति किसको करवाया था, बिंब को, वस्तु को गति करवाया था। अगर वस्तु को गति करवाते हैं तो यह लगता है कि प्रतिबिंब वो -2 वी वेग से गति करता है। यहां दर्पण अगर वी वेग से गति करेगा तो क्या लगेगा कि प्रतिबिंब है वो भी वी वेग से ही गति करेगा। ये दोनों प्लस वी यानी समान दिशा में, क्या बताया, समान दिशा में गति करते हैं। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से आपने याद किया कि यहां से शुरुआत करो। पहला तो मैंने बताया कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता आभासी, सीधा, बराबर और पार्श्व उल्टा बनता है। अगर आपके डायग्राम थोड़ा थोड़ा दिमाग में है तो ये सारी चीज़ आप आसानी से याद कर लोगे। डायग्राम में मैंने क्या बताया था कि जितनी दूर बिंब होता है उतनी दूर क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। अगर आप यहाँ पर सीधे बैठे हो तो प्रतिबिंब भी आपका कैसा बनता है, सीधा बनता है। सीधे का मैंने ये बताया, सीधा हमेशा क्या होता है, आभासी होता है, ये बात बोली थी। फिर बाद में मैंने ये बताया कि 6 फीट का कोई आदमी है तो 6 फीट का ही प्रतिबिंब बनेगा, ये लाइन बोली थी, ठीक है ना। तो देखो पहली लाइन आपने याद कर ली, परीक्षा में यही संभावना ज़्यादा रहती है। फिर एक ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण की, समतल दर्पण की साइज क्या होनी चाहिए। तो आप ये याद रखोगे कि समतल दर्पण की साइज है वो कम से कम आधी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में मैंने बात की थी कि अगर आपका दर्पण, अगर आपकी हाइट 6 फीट की है तो दर्पण कम से कम कितना होना चाहिए, 3 फुट का होना चाहिए। इसके बाद में तीसरा, यहाँ पर मैंने बात की कि अगर वस्तु वी वेग से गति करे तो प्रतिबिंब है वो विपरीत दिशा में -2 वी वेग से गति करता है। फिर बाद में यहाँ पे बात की, अगर दर्पण को थीटा कोण घुमा देते हो तो परावर्तित प्रकाश की किरण है वो कितने कोण घूम जाती है, 2 थीटा कोण घूम जाती है। संख्या ये तो संख्या आप कर लोगे। फिर यहाँ देखो इसमें अंतर है, यहाँ बिंब यानी वस्तु गति कर रही थी, यहाँ पर कौन गति कर रहा है, दर्पण। अगर दर्पण वी वेग से गति करेगा तो आपका प्रतिबिंब है वो भी कितने वेग से गति करता है, वी वेग से ही गति करता है। ये कुछ बातें आप उन दर्पण सूत्रों से भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद में और जो क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन ये बनता है नंबर 6 कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या बताया मैंने, फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, जिसको अपन आर लिखते हैं, यह आर का मान भी क्या होता है, अनंत होता है। अगर इन दोनों के अंदर आप देखना चाहो तो आप इस समय याद कर सकते हो, आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। अगर आप देखोगे तो f अगर अनंत है तो r का मान अपने आप क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। ठीक बात है, ये भी कर लिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन एक बढ़िया सा बनता है कि अगर समतल दर्पण समांतर हो जाए, एक समतल दर्पण ये है, इसके समांतर एक दूसरा समतल दर्पण रख दिया, इसमें कोई व्यक्ति यहाँ बीच में खड़ा हो जाए तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो इसका आंसर आप एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहो तो भी देख सकते हो। जब अपन कटिंग करवाने जाते हैं तो देखो वहाँ पर एक दर्पण पीछे लगा होता है, एक आगे लगा होता है, तो बहुत सारे चेहरे दिखाई देते हैं, सिर दिखाई देते हैं, तो बहुत सारे को मतलब होता है अनंत। तो यहाँ आप याद ये रखोगे कि 2 समांतर समतल दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब कितने बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, इनफाइनाइट बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में और याद करना चाहो तो प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, और संख्या के लिए देखो फॉर्मूले तो 2 हैं लेकिन इतना कोई खास याद नहीं करना पड़ता। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का पहला फॉर्मूला 360/θ, या इसी की जगह एक दूसरा फॉर्मूला होता है 360/θ - 1। इसमें वो फॉर्मूला काम में ले लेना जो आपको विषम प्राप्त हो जाए। कैसी संख्या प्राप्त हो जाए, विषम संख्या आपको प्राप्त हो जाए। इसको थीटा दोनों दर्पणों के बीच का कोण है, ठीक है ना। अच्छा, कई बार क्या होता है कि पॉइंटों में आंसर आना होता है, पॉइंटों में आंसर आना होता है तो आप ये काम में ले लेना। या फिर एक और ध्यान देने वाली बात है, पॉइंटों में सपोज करो जैसे मान लो 8.1 आ गया आपका, तो कई बार अपने दिमाग में ये रहता है कि पॉइंट 1 8 के पास में है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो।
8.1 को 8 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। तो भाई इस प्रकार से लास्ट लाइन दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर दर्पणों के बीच का कोण अगर थीटा हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनती है 360 बटा थीटा या फिर 360 बटा थीटा माइनस 1। ठीक है। अच्छा, फिर बाद में ध्यान ये देना कि संख्या कौन सी लिखनी है आपको, विषम संख्या आपको लिखनी है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं। हाँ, ये आपको याद हो गया होगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, दो समांतर समतल दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या बताया ऊपर नंबर 6 में कि फोकस दूरी जो है समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होते हैं, अनंत होते हैं। चलिए भाई ये आपने याद कर लिया। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या का एग्जाम्पल कुछ है नहीं लेकिन फिर भी देखो एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल में दो दर्पण है, दो समतल दर्पण है, उनके बीच का कोण आपको थीटा दे दिया, सपोज करो 30 दे दिया, 30 दे दिया। फिर बाद में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा कि प्रतिबिंब कितने बनेंगे, प्रतिबिंब कितने बनेंगे, क्वेश्चन यही है। अब देखो इसके लिए मैंने आपको बताया था 360 बटा थीटा, तो 360 बटा थीटा करके देखो 360 बटा थीटा की जगह 30 लिखा, ये काट पीट करेंगे तो ये आपका कितना आ गया 12 आ गया, और 12 क्या होता है आपका सम होता है, तो आपका ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया है। तो आपको दूसरा लिखना पड़ेगा, और दूसरा क्या आपका 360 बटा थीटा माइनस 1, और आप क्या करोगे 360 बटा 30 माइनस 1, तो 12 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 11, आंसर ये आ गया। बस इतनी सी तो बात है, और कोई बात है ही नहीं मान लो, है ना। तो मेरे हिसाब से इस एग्जाम्पल में आपने समझा होगा। ऐसे ही मान लो 360 बटा मान लो किसी ने आपको 50 दे दिया, थीटा इक्वल टू क्या दे दिया आपको 50, दूसरा एग्जाम्पल है ये। अब देखो काट पीट करेंगे इसका, ये कैंसिल, और ये आपका आ गया 7.2 आ गया। अब देखो 7.2 को आप क्या लिखोगे 8, ये सम है, ये गलत आंसर हो गया। आपको क्या लिखना चाहिए, मैंने ये बताया था अगर पॉइंटों में आता है तो 360 बटा थीटा माइनस 1 वाला काम में लो आप, तो आप ये करोगे 7.2 माइनस 1 बराबर आ जाएगा आपका 6.2, और इसको क्या लिखेंगे 7, तो ये आपका आंसर सही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसके बाद में फिलहाल तक अपन ने समतल दर्पण है वो कंप्लीट कर लिया है, और उम्मीद ये कर रहा हूँ ये 10 क्वेश्चन आपने एकदम याद कर लिए हैं। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। तो ये लिखा गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के अंदर इनको गोलीय दर्पण इसलिए बोलते हैं कि ये दर्पण गोले के कोई भाग होते हैं। जैसे ये कांच का कोई गोला है, इस कांच के गोले को यहाँ से काट दिया तो आपके पास में ये डिजाइन प्राप्त हो जाएगी छोटे वाली। अब इस पर आप क्या करोगे, पॉलिश करोगे। अगर मैं पॉलिश इधर कर देता हूँ बाहर की ओर, तो ये आपका बन गया अवतल, क्या बन गया अवतल, कॉनकेव मिरर बन गया। अगर मैं पॉलिश कर देता हूँ अंदर की ओर, तो ये बन गया आपका उत्तल, यानी कॉन्वेक्स बन गया। क्या बन गया, कॉन्वेक्स आपका बन चुका है। साथ साथ देखो आप दो एक बात और भी याद रखोगे, इस गोले का जो केंद्र है वो यहां होगा। अगर मैं इस मिरर की बात करता हूं तो ये तो इसका दर्पण का केंद्र होगा, इसको तो लिखते P। फिर बाद में इस गोले का केंद्र यहां पर कुछ आएगा, उसको लिखेंगे C। C का जो नाम है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। P से C तक की दूरी को, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। बात याद होगी सबके। इसके बाद में इन दोनों के एकदम बीच में जो होता है वो होता है F होता है। इस F को बोलते हैं फोकस बिंदु। P से F तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। बात याद हुई, एक बार दोबारा देखो, डेफिनेशन आने की संभावना थोड़ी कम सी है, लेकिन फिर भी अगर बात करें, ये C क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र यानी ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके सेंटर को वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो क्या होती है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एकदम जस्ट बीच में कौन होता है, F। क्या होता है, F होता है। और ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, F बराबर होता है R/2। क्या होता है, R/2। तो आप इससे भी याद कर सकते हो। आपने याद किया है अवतल यानी कॉनकेव, उत्तल यानी कॉन्वेक्स। ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक दर्पण और कर लेते हैं।
और फिलहाल में आपने ये सीखा कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हैं, उत्तल और अवतल। तो मैं एक और कर लेता हूं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात अपन कर लेते हैं। तो देखो इसमें एक दो बातें, अगर डायग्राम, पहला डायग्राम अगर आपकी याद है तो एक दो बातें अपने आप याद हो जाएंगी। देखो ये मैंने वो पॉलिश कर दी, फिर बाद में ये इसका कहलाता मुख्य अक्ष, सेंटर पी, और मुख्य अक्ष वो कहां से जाएगा आपका, सी से जाएगा। इधर पॉलिश कर दिया तो वस्तुओं को इधर रखेंगे। माना शुरुआत में मैं एक ही डायग्राम से सारी चीज याद करवाता हूं, अनंत वाला करवाता हूं। अनंत पर कोई वस्तु रखी होती है तो उससे प्रकाश की किरणें वो आती हैं, समांतर होकर आती हैं। तो ये समांतर प्रकाश की किरण डाल दी, ये डाल दी। ये प्रकाश की किरण इससे परावर्तित होकर यूं फैल जाएगी। अगर आपकी ये इतनी चीज याद हो गई, ये फैलाता है, तो दो तीन क्वेश्चन आप अपने आप ही कर दोगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप बताओगे कि प्रकाश को फैलाता है। मेरे हिसाब से याद हो गया, जो कोई प्रकाश को फैलाता है उसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी। यहां पर यह दर्पण फैला रहा है तो इसको बोलेंगे अपसारी दर्पण। क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण। इसके बाद में नंबर 2, आपके सामने साफ साफ ये दो प्रकाश की किरणें दिखाई दे रही हैं। क्या ये दोनों किरणें कभी मिल सकती हैं, ये दोनों किरणें कभी नहीं मिल सकती। तो यानी अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वास्तविक। अगर ये मिलेंगी नहीं तो अपन क्या करेंगे, इनको पीछे बढ़ाकर इनको मिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये इनको पीछे बढ़ा दिया, ये पीछे बढ़ा दिया। जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो फोकस कहलाता है, ठीक है ना। तो आपने देखो क्या देखा कि ये प्रकाश की किरणें कभी नहीं मिलती, तो आप ये बोलोगे कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब आपका बनेगा आभासी। आभासी होता है वो सीधा व छोटा, आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब आपका प्राप्त होता है। एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, ये दोनों प्रकाश की किरणें अगर वास्तव में मिलती तो मैं ये बोलता कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, इनको पीछे बढ़ाकर अपने यहां पे मिलाया है। बात क्लियर होगी सबके। वास्तव में नहीं मिलती तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। आभासी होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा। और यहां पर प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं, हमेशा छोटे प्राप्त होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपने दूसरी बात भी याद कर ली, ठीक है ना। प्रतिबिंब की स्थिति की जब बात करता हूं तो मैं अभी 2 मिनट में बात करूंगा। ये याद करना है कि दर्पण के दूसरी ओर बनते हैं। दर्पण के दूसरी ओर कहां कहां बनते हैं, 2 लाइनों में अपने याद हो जाएगा। तीसरा और बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है कि इसका उपयोग क्या है। तो उपयोग के लिए अगर आपने देखा होगा ड्राइवर साइड में एक दर्पण लगा होता गाड़ियों में ड्राइवर साइड में जो पश्च दृश्य के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण काम में लेते हैं वो कौन सा होता है, उत्तल होता है। मेरे हिसाब से ये भी याद हो गया, ड्राइवर साइड में पीछे का दृश्य देखने के लिए। फिर बाद में कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ लाइटें होती हैं उनमें प्रकाश को फैलाना, नगर पालिका की लाइटों को प्रकाश को फैलाना हो, प्रकाश को फैलाने वाली जो लाइटें होती हैं उनमें अपन कौन सा दर्पण काम में लेंगे, उत्तल दर्पण काम में लेंगे, क्योंकि शुरुआत में लिखा कि ये दर्पण प्रकाश को फैलाता है ना। तो ये फैलाने का कार्य आपका करता है। मुख्यतः मेरे हिसाब से आपने 3 क्वेश्चन सीख लिए, 3 क्वेश्चनों में ही आपका काम हो जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन और सीखना चाहो तो देखो कैसे सीखते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, क्या दर्पण से आपको दिखाई दे रहा है कि प्रकाश को फैलाता है? मेरे हिसाब से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे ये दर्पण प्रकाश को फैलाता है। अगर प्रकाश को फैलाता है तो इसको क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे। फिर प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी, सीधा और छोटा बना। फिर बाद में पता कैसे चला आभासी बना, तो आप ये बोलोगे कि ये प्रकाश की किरणें कभी नहीं मिलेंगी, इनको जानबूझ के मिलाना पड़ेगा आभासी तरीके से। तो प्रतिबिंब कैसा, आभासी। आभासी होता है वो सीधा, और फिर बाद में छोटा अपन देखेंगे एम के द्वारा। उपयोग क्या है कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण काम में लेते हैं। या फिर आप एक उपयोग और याद करना चाहो तो ये याद कर सकते हो कि प्रकाश को फैलाने वाली जो लाइटें होती हैं उनमें उत्तल दर्पण काम में लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना आपके याद हो गया। अब बात आती है कि प्रतिबिंब कहाँ बना। देखो ये तो सबके याद है कि, चलो मैं लिखता हूं यहां पर, ये तो रखा बिंब,
फिर बाद में ये बना रहा हूँ प्रतिबिंब। एक आपको दिखाई दे रहा है कि बिंब को आपने कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है। अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये प्रकाश की किरणें कहाँ मिल रही हैं, एफ पर मिल रही हैं, तो आप बोलोगे एफ पर। बस हो गया काम अपना। फिर बाद में अगर आप थोड़ा और पास में आओगे तो आप बोलोगे अनंत व पी के मध्य। बिंब को कहाँ रखें, अनंत व पी के मध्य रखें, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा एफ व पी के मध्य। उधर देखो, ये तो एफ है आपका और ये आपका क्या है, पी है, तो इसके बीच में आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। फिर बाद में बात आती है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो आप हमेशा बोलोगे आभासी व सीधा। फिर बाद में आकार कैसा है, तो आप हमेशा बोलोगे छोटा। ये बात याद हो गई। अब देखो दो एक बात और सीखते हैं। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपके ये पी की डेफिनेशन याद हो गई। प्रत्येक दर्पण के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। फिर बाद मेरे हिसाब से सी की डेफिनेशन याद हो गई। सी के लिए क्या बोला था कि दर्पण का जो केंद्र होता है, दर्पण का केंद्र नहीं, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। फिर बाद में आप बोलोगे एफ यानी फोकस। तो देखो किसी दर्पण या लेंस के लिए एक बिंदु ऐसा होता है जिस बिंदु पर दर्पण में तो परावर्तन के पश्चात, लेंस में अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें या तो मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो ये बात भी आपके याद हो गई होगी। इसके बाद में एक क्वेश्चन और अगर आप सीखना चाहो तो, कई बार देखो यूं बोलते हैं कि ये एफ प्लस होगा, माइनस होगा, तो देखो डिटेल अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थोड़ी सी बात बता देता हूं कि दूरी का मेजरमेंट हमेशा दर्पण के लिए पी से करते हैं। ये आपका दर्पण है, ये आपका पी है, तो पी से या तो इधर जाओगे या फिर इधर जाओगे, यानी दूरी का मेजरमेंट हमेशा कहां से करते हैं, पी से करते हैं, पोल से करते हैं, ध्रुव की बात कर रहा हूं। अगर आप दूरी का मेजरमेंट करते टाइम प्रकाश की दिशा में चलते हो तो आपकी दूरी पॉजिटिव ली जाएगी, और प्रकाश के विपरीत दिशा में चलते हो तो दूरी को आप क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो। इस मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसके ऊपर की ओर मापी गई डिस्टेंस है वो आपकी पॉजिटिव ली जाती है, और नीचे की ओर मापी गई डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव लेते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज करना, दो बात बोली थी मैंने। पी, दूरी का मेजरमेंट हमेशा पी से करते हैं दर्पण के लिए, और प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी को आप प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी को धनात्मक पॉजिटिव, और प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। चलिए फिर एक बात बताओ, आपके सामने उत्तल दर्पण लिखा हुआ है। एक तो ये हमेशा याद ही रख लो, समझने वाली बात ही नहीं है, बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाएगी। बिंब की दूरी है या वस्तु की दूरी है वो हमेशा कैसे ली जाएगी, ऋणात्मक। तो चलो एक बात कर लेते हैं। यह थोड़ी देर पहले अपना उत्तल दर्पण था, ये पी था, वस्तु को आपने यहां रखा, पी से। हाँ, एक और ये और ध्यान देने वाली बात है, प्रकाश हमेशा वस्तु से चलता है, तो प्रकाश आपका यूं चलेगा। आप दूरी का मेजरमेंट माप करने के लिए इधर से इधर जाओगे, ये आपका यू है, तो प्रकाश के विपरीत जा रहे हो तो यू आपका हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ आई मेरे हिसाब से। फिर बाद में थोड़ी देर पहले ध्यान दिया हो तो यहां पर एफ लिखा था और यहां पर सी लिखा था, और प्रतिबिंब आपका यहां बना था, यहां बना था ना। तो देखो जैसे सपोज करो प्रतिबिंब आपका यहां बन गया, तो आप दूरी का मेजरमेंट करते टाइम इधर तो जाओगे, ये आपकी वी है, ये और ये दिशा सेम है, ये और ये दिशा सेम है, तो वी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। समझ आ गई ये बात भी। इसके बाद में आप ये भी देख सकते हो कि फोकस दूरी, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी ये तो है, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, आपकी पॉजिटिव होती है। रटने वाले रटेंगे, लेकिन फिर भी आप ये बात सीख सकते हो। इसमें मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि दूरी का मेजरमेंट हमेशा एक तो पी से करेंगे, प्रकाश के विपरीत चलने पर आप नेगेटिव, प्रकाश की दिशा में चलोगे तो पॉजिटिव लेते हो। फिर बाद में प्रतिबिंब की स्थिति अपन को मालूम होती है। तो आज इस वीडियो में आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दर्पण के साथ दोबारा जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।